नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास की बड़बोलेपन की आदत से। जब बहू ने चिढ़कर सास को घर से लताड़ा, तो सासू माँ ने भी बहुरानी को दांतों चने चबा दिए। बहू मुंह फाड़े देखती रह गई। ऐसा क्या किया सास ने? आइए जानते हैं। सुनिए, क्या आप मेरा थोड़ा सा काम करा दोगे? वो मैं अकेली काम करते करते थक जाती हूँ और फिर बीमार हो जाती हूँ। इसीलिए मैं आज घर की सफाई करूँगी जी, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो आप मेरी मदद कर देना। और तुम्हें तो पता ही है, दिवाली पर कितने सारे काम होते हैं और मुझे तो शॉपिंग भी करनी है। इसीलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करके शॉपिंग पर चलेंगे। शिवा, तुम सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ। तब उसने बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी सफाई नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि आज मुझे दुकान में बहुत काम है। दिवाली की वजह से अभी काम धंधा थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं भी दुकान जाकर सोनू से कहकर दुकान की सफाई करा दूँ और दुकान की सजावट करवा दूँ। और टीवी फ्रिज का ऑर्डर भी आएगा, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करा पाऊँगा और मुझे आज सबका पेमेंट भी करना है। इसीलिए आज तुम मैनेज कर लो, मैं फिर कभी तुम्हारी सफाई करा दूँगा। तो वैशाली ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? सफाई आज करनी है, तो फिर कभी का क्या मतलब है? तो शिवा ने कहा, बेबी प्लीज़ आज मैनेज कर लो, मैं तुम्हारी आज हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो वैशाली ने कहा, चलो ठीक है, वो मैं सफाई तो कर लूँगी, पर मेरी शॉपिंग के लिए तो तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं टाइम निकाल लूँगा। तुम शाम को 5 बजे तैयार रहना, फिर हम दोनों चलेंगे शॉपिंग के लिए, ठीक है? अब चलता हूँ, दुकान में जाकर देखूँ सोनू ने कुछ किया है या नहीं। ठीक है, बाय। फिर शिवा अपनी दुकान पर चला गया और वैशाली अपनी सफाई में लग गई। फिर वह पूरे दिन काम करती रही और शाम तक लगभग उसकी सफाई हो चुकी थी। तो वह शॉपिंग के लिए तैयार होने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद शिवा का फ़ोन आया और उसने कहा, वैशाली तैयार हो गई तुम? तो वैशाली ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, आप आ जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर वैशाली घर पर बैठकर शिवा का इंतज़ार करने लगी। वैशाली ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वह सोच रही थी कि आज तो बाहर ही खाना खाएंगे। और वह जब किचन में पानी पीने के लिए गई, तभी वह थकान के कारण वहीं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब शिवा आया और वैशाली को वह चिल्लाते हुए कहने लगा, वैशाली कहाँ हो तुम? कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। पर उसकी आवाज़ ना आने पर शिवा थोड़ा घबरा गया और वह कहीं नहीं दिखी। तो शिवा वैशाली को ढूंढने लगा और वह किचन में गया, तो उसने देखा कि वैशाली किचन में बेहोश पड़ी है। तभी शिवा ने वैशाली को उठाया और डॉक्टर को बुलाया। तो शिवा डॉक्टर से पूछने लगा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है वैशाली को? तभी उन्होंने बताया कि ये सब ज़्यादा थकान की वजह से हुआ है और ये बहुत कमज़ोर भी हैं। तभी वैशाली को होश आ गया और डॉक्टर ने उससे भी कहा कि क्या तुमने आज खाना खाया था? तो वैशाली ने कहा, नहीं। फिर शिवा ने बोला, क्यों नहीं खाया तुमने खाना? पूरे दिन तुम काम में क्यों लगी रहीं? खाना खा लेना चाहिए था ना? फिर डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, इनसे ज़्यादा काम मत करवाना। फिर शिवा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आया और अंदर आकर वैशाली से कहने लगा, तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? आधा काम तुम बाद में भी तो कर सकती थी ना। और फिर सुनो, अब तुम्हें ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? तभी वैशाली ने कहा, फिर कौन करेगा काम?
अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो शिवा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं माँ को फ़ोन कर दूँगा। वो वैसे भी गांव में अकेली रहती हैं और पिताजी भी अब नहीं रहे। यहाँ हमारे साथ रह लेंगी और तुम्हारा काम में हाथ भी बंटवा देंगी। और वैसे तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाली भी आ जाएंगी। मैं आज ही माँ को फ़ोन कर देता हूँ, वह दिवाली से पहले ही यहाँ आ जाएंगी और हमारे साथ ही दिवाली भी मना लेंगी। तो वैशाली ने कहा कि ठीक है, बुला लो माँ जी को। फिर तभी शिवा अपनी माँ पर फ़ोन कर देता है और अपनी माँ को आने के लिए कहता है और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन शिवा ने जल्दी से उठकर वैशाली के लिए चाय बनाई और वैशाली से कहा, लो तुम चाय पियो, मैं अभी नाश्ता लेकर आता हूँ। तभी वैशाली ने कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर लेती। तो शिवा ने कहा, तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता क्या? तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते। यह आवाज़ सुनकर उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ रमा जी खड़ी हुई थीं। तभी शिवा ने कहा, माँ आप? माँ, मैंने रात को ही तो आपको कॉल की थी और आप आ भी गईं। तो रमा जी ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा बेटा बुलाए और मैं नहीं आऊँ? नहीं नहीं माँ, आप मुझे बता देती तो मैं आपको लेने आ जाता। तो रमा जी ने कहा, तो अब तू क्या चाहता है, तेरे लाने के लिए मैं पीछे लौट के चली जाऊं? तो शिवा ने कहा, अरे नहीं माँ, मेरा ये मतलब नहीं था, आप अंदर आइए। तभी शिवा ने रमा जी के पैर छुए और वैशाली भी पैर छूने लगी और रमा जी घर के अंदर आईं और उन दोनों से कहा, सदा खुश रहो मेरे बच्चों। तो वैशाली कहने लगी, आइए माँ जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। फिर वह सभी खाने की टेबल पर बैठ गए और नाश्ते के साथ साथ बातचीत भी करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद शिवा ने कहा, आप दोनों बात करो, मेरा दुकान पर जाने का टाइम हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर शिवा चला गया और वैशाली रमा जी से कहने लगी, माँ जी आप आराम करो, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। तभी रमा जी ने कहा, मैं नहीं थकी और तू जाकर आराम कर, क्योंकि तबीयत तो तेरी खराब है ना। पर माँ जी, इस पर रमा जी ने कहा, पर कुछ नहीं सुनना बहू मुझे, तुम जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूँगी। फिर रमा जी ने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और खुद घर के कामों में लग गईं और किचन में खाना बनाने लगीं। फिर थोड़ी देर बाद वैशाली आराम करने के बाद आई तो उसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है। तभी रमा जी वैशाली के पास आई और कहा, बेटा सही किया है ना मैंने साफ सफाई? तो वैशाली ने कहा, माँ जी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर लेती। बहू, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तब तक मुझे करने दो, फिर तो तुम्हें ही करना है। चलो अब बातें बहुत हुई, मैं शिवा को दुकान पर खाना दे आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर वह शिवा को खाना देने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वह शिवा के पास पहुँच गई। शिवा उन्हें देखकर बोला, माँ आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे फ़ोन कर देती मैं घर ही आ जाता। तो रमा जी ने कहा, तू काम छोड़ के घर आता तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही खाना दे आऊँ। ले अब तू खाना खा, मैं चलती हूँ, बहू मेरा इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है। फिर रमा जी चली गईं। फिर थोड़ी देर बाद वे घर पहुँच गईं और वैशाली को बुलाने लगीं, बहू आ जाओ, हम दोनों खाना खाएंगे। तभी वैशाली ने कहा, माँ जी आप खा लीजिए, वो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया। तभी रमा जी ने कहा, बहू मैंने कहा था ना कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, फिर भी तुमने खाना खा लिया। तो वह बोली, अरे तो क्या हुआ माँ जी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया,
अब आपको भूख लग रही है तो आप खा लो। फिर रमा जी का मन उदास हो गया। वह गैर मन खाना खाने लगी। फिर वह सोचने लगी कि शायद बहू को अकेले खाना खाने की आदत होगी, या फिर उसे सच में इतनी तेज भूख लग रही होगी। एक तरफ जैसे ही उनके मन में यह आया कि उनकी बहू ने जानबूझकर उनके आने से पहले ही खाना खा लिया, तो तुरंत ही उन्होंने खुद को समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार इंसान अपनी भूख पर काबू नहीं कर पाता। ऐसे में हो सकता है कि दुकान पर आने जाने में जितना समय लगा, बहू को तेज भूख लगी हो और उसने इसीलिए खाना खा लिया हो, और फिर उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं। यही सब सोचकर वह इस बात को भूल गईं और अपने कामों में लगी रहीं। और फिर वैशाली रमा जी से कहने लगी, माँ जी, हम आज दिवाली की खरीदारी करने चलेंगे। तो रमा जी ने कहा कि हाँ ठीक है बहू। फिर वह शाम को शॉपिंग करके आईं। तब तक शिवा भी घर आ चुका था। तभी शिवा ने उन दोनों से कहा, अरे तुम लोग आ गए, पर तुमने तो बहुत लेट कर दिया। फिर वैशाली शिवा की बातों को इग्नोर करते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी शिवा ने रमा जी से कहा, माँ, इसको क्या हो गया? ये गुस्से में क्यों है? तभी रमा जी ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, बहू को क्या हो गया है। मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं है। पता नहीं बहू क्यों गुस्सा होकर बैठ गई। कोई नहीं माँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे मना के लाता हूँ। आप आराम कीजिए, आप थक गई होंगी ना। फिर शिवा वैशाली के पास उसके कमरे में गया और उससे पूछने लगा, क्या हो गया? अब तुम किस बात पर मुंह फुला के बैठी हो? तभी वैशाली ने कहा, तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है वैशाली, तुम बताओ तो सही क्या हुआ। तभी वैशाली कहने लगी, तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ भी खरीदने नहीं दिया। कुछ लेती तो कहती इसका क्या करोगी। ऐसे कह कह कर मुझे कुछ भी खरीदने नहीं दिया। मैं अपने लिए साड़ी पसंद करने लगी तो वो कहने लगी, बहू तुम पर ऐसी तो बहुत साड़ी हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत। ऐसा कह कह कर मुझको उन्होंने कुछ भी खरीदने नहीं दिया। और पता है, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि तुम फालतू का बहुत खर्च करती हो। तो तुम बताओ, मैं फालतू पैसे खर्च करती हूँ क्या? बोलो, अब तुम क्या बोलोगे? अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, समझे। तभी शिवा ने कहा, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। आ जाओ, बाहर खाना खाने चलते हैं और बाहर आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। तभी वैशाली थोड़ी सी खुश हो गई और उसे कहने लगी कि मैं दोबारा शॉपिंग पर जाऊंगी, और वो भी अकेले। अपनी माँ को तुम ही संभालना। तो शिवा ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम वही करना। फिर वह दोनों अपने कमरे से बाहर आए और रमा जी से कहने लगे, माँ, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ माँ। तभी रमा जी ने कहा, बाहर खाने क्यों जाना है? मैंने खाने की तैयारी कर ली है, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना के लाती हूँ। तभी शिवा ने कहा, तुम रहने दो माँ, ये खाना सुबह बन जाएगा। पर रमा जी नहीं मानी और उन्हें बाहर खाना खाने नहीं जाने दिया। फिर वैशाली दोबारा से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। तभी रमा जी शिवा से कहने लगी, बेटा अब क्या हो गया इसे? बहू तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। फिर शिवा ने कहा, कुछ नहीं माँ, आप खाना बनाइए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वैशाली के पास गया और वैशाली गुस्से में लाल हो गई और शिवा पर बरस पड़ी और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। यह आवाज़ सुनकर रमा जी आईं और वैशाली का कमरा खटखटाने लगीं और कहा, क्या हो गया बहू, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? तभी शिवा ने दरवाज़ा खोला और रमा जी से कहा, कुछ नहीं माँ, वो वैशाली ने छिपकली देख ली तो इसीलिए वह डर गई और चिल्लाने लगी। तभी रमा जी ने कहा, क्या बहू, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हो, चलो अब खाना खा लो।
फिर वह खाना खाने लगे। पर वैशाली बहुत गुस्से में थी। पर उसने शिवा की वजह से रमा जी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खा लिया। फिर अगले दिन वैशाली बहुत देर तक सोती रही। तभी रमा जी वैशाली के कमरे में गईं और उसे उठाया और कहा, बहू, कब तक सोती रहेगी? अब उठ जा। अब शिवा भी दुकान पर चला गया। अब तो उठ जाओ। आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, घर का काम आप ही कर देना, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ माँ जी, अब मुझे आराम करना है, तो आप मेरे कमरे से चली जाइए। और यहाँ रहना है तो अब काम तो करना पड़ेगा। यहाँ फोकट का नहीं है खाने को, समझी? फिर वैशाली ने उन्हें कमरे से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वैशाली झूठ बोलकर काम से बचना चाहती थी और उसने कुछ काम नहीं किया और अंदर अपने कमरे में फ़ोन चलाती रही और गाने सुनती रही। उसने एक बार भी कमरे से बाहर निकलकर नहीं देखा और वैशाली रमा जी का काम बढ़ाती रही। फिर थोड़ी देर बाद वह खाना लेने के लिए किचन में गई और रमा जी से कहने लगी कि किचन में ये गंदे बर्तन पड़े हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? बस फोकट का खाने को चाहिए। जब से गांव से आई हैं, पूरे घर में अपनी ही चलाती हैं। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती। आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया। वो तो मैं शिवा के लिए आपसे कुछ नहीं कहती, नहीं तो 2 दिन में अकल ठिकाने लगा देती। चलो, अब घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की भाषा अपने लिए सुनकर रमा जी को बहुत अजीब लग रहा था, तो वे चौंकते हुए बोली, बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है? किस तरह से बात कर रही है तू मुझसे? मत भूल कि मैंने यह काम अपनी मर्जी से करना शुरू किया था। मेरा बेटा यहाँ मुझे नौकरानी बनाने के लिए नहीं लेकर आया, जो तू मुझ पर इतना रौब झाड़ रही है। मैं तो बेटे बहू के प्यार में यह सब कर रही थी, लेकिन तू तो मुझे नौकरानी समझ बैठी। इस पर वैशाली अपनी सास से तेज आवाज में बोली, बेटा नहीं समझता तो तुम्हारे दिमाग में भी गोबर भरा है क्या? अरे वह तो बेटा है, तुम्हारी तो उम्र निकल गई, फिर भी इतनी सी बात समझ नहीं आती। यहाँ बैठी बैठी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, कम से कम कुछ तो करो। और वैसे भी जब अधिकार से इसे अपना घर समझकर रहती हो, तो काम करने में भला क्यों जोर पड़ रहे हैं? जब तुम्हारा घर है तो करो काम। और वैसे भी अपनी मर्जी से करने की लगी थी, तो अब भी अपनी मर्जी से करो, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। इतना कहकर वैशाली अपने कमरे में जाने लगी तो रमा जी बोली, देख बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तो घर का काम कर नहीं सकती सारा। मेरी कमर में इतना तेज़ दर्द है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और तुम मुझे घर का कामकाज करने को कह रही हो। मेरा बेटा होता तो मुझे काम से हाथ भी नहीं लगाने देता, और तुम तो उल्टा मुझ पर चिल्ला रही हो। आखिरकार तुमने ये साबित कर ही दिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तभी वैशाली ने कहा, ज़्यादा फालतू बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तू बहू को बेटी बनाने की बात कर रही है? तू तो बहू को ही नहीं संभाल पा रही, बेटी को क्या संभालेगी? शायद तभी तो भगवान ने तुझे बेटी नहीं दी। तभी रमा जी का दिल बहुत दुखा, पर वह बहू के सामने कुछ कह न पाईं। उनके दुख को कोई समझने वाला नहीं था। फिर रमा जी वैशाली से कहती हैं, बेटा, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं माना, और अगर मैंने कुछ भी तुमसे कहा होगा ना, तो बेटी समझकर कहा होगा। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा, पर तुमने कभी मुझे माँ नहीं समझा और ना ही मुझे माँ का दर्जा दिया। कम से कम तुम मुझे खुशी नहीं दे सकती, तो बेटी नहीं है यह कहकर दुख तो मत दो। तभी वैशाली ने कहा, अब ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो और मेरे सामने रोकर मत दिखाओ।
जाओ यहाँ से और सारा काम करो। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं तो मुझे पूरा घर साफ चाहिए। अगर कोई भी काम तुमने छोड़ा ना बुढ़िया, तो तेरी खैर नहीं। अब चल निकल यहाँ से। इतना कहकर वैशाली ने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। फिर रमा जी को अपनी बहू की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया और उन्होंने उसे दो चार बातें कही भी, लेकिन वैशाली, उसने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी और अनसुना करके सीधा अपने कमरे में चली गई, यह कहती हुई कि सारा काम फटाफट हो जाना चाहिए, वरना देख लेना। और हाँ, अपने बेटे को फ़ोन करके यह सब बताने की कोशिश मत करना। जब से आई हो वैसे भी हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रखा है तुमने। जब तक नहीं थी इस घर में तो दोनों कितने सुख से, कितनी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन जिस दिन से आई हो उस दिन से दोनों के बीच में कलह का कारण बनी हुई हो। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में अपने बेटे बहू का घर तोड़ते हुए? न जाने कैसे कैसे इंसान है इस दुनिया में। इतना कहती हुई वैशाली वहाँ से चली गई और इधर रमा जी सोचने लगी कि अब वे बेचारी सारा काम कैसे करेंगी, क्योंकि उनकी कमर और घुटनों में इतना दर्द था कि उनको घर के काम करने में बहुत परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। रमा जी की कमर में दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने घर का पूरा काम किया। फिर रमा जी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर के सभी काम करते हुए वे खुद ही खुद से बातें किया जा रही थीं। कभी कहती कि अपने बेटे को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वरना खामोखा घर में झगड़ा होगा। फिर कभी कहती कि शाम को जब बेटा आएगा तो मैं शिवा को ये सब बातें ज़रूर बताऊंगी। आखिरकार उन्होंने फैसला कर ही लिया कि वह अपने बेटे को सब कुछ बताएंगी कि उनकी बहू ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। ये सारी बात मैं शिवा को ज़रूर बताऊंगी। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं छुपा सकती। मैं उसे सब सच बताऊंगी कि वैशाली ने मेरे साथ क्या क्या किया। जब वैशाली को पता चलेगा कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। फिर रमा जी कहने लगी कि कम से कम उस पर कमर दर्द की दवाई तो होगी ही, पता नहीं देगी या नहीं। फिर वह घर का सारा काम करने के बाद वह वैशाली के कमरे की ओर गईं और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगीं। तभी वैशाली ने दरवाज़ा खोला और तेज आवाज़ में कहा, क्या है, क्या परेशानी है अब? तो रमा जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी गुस्से से क्यों बोल रही हो? मैं तो बस, वो मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो तुम्हारे पास कोई दवा है, यही पूछने आई हूँ। तुम्हारे पास हो तो मुझे दवा दे दो, मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आज तो मैं काम करते करते थक गई। फिर वैशाली चिल्लाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, एक दिन काम क्या कर लिया, अब इसका ढिंढोरा पीटने लगी आप। अभी मुझसे कह रही हैं, फिर थोड़ी देर बाद शिवा भी आ जाएंगे तो उनसे कहोगी। तभी रमा जी ने कहा, नहीं बहू, मैं किसी से नहीं कह रही, तुम बस मुझे दवा दे दो, अगर कोई दवा हो तो। ओ बुढ़िया, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ? डॉक्टर के पास जाओ, दवा लेनी हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? और हाँ, ये कमर दर्द का बहाना किसी और को जाके लगाना, चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, ये बात शिवा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फालतू का खर्च हम नहीं करेंगे। हम आपके ऊपर फालतू का कोई खर्च नहीं करेंगे, समझी आप? और हाँ, जल्दी से जल्दी जाकर मेरे लिए चाय बनाकर दे जाना। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर रमा जी बेचारी किचन में चाय बनाकर वैशाली को देकर आईं और अपने कमरे में जाकर लेट गईं और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगीं। वह अकेले में ही कहने लगी कि शिवा आ जाएगा तो उसे बताऊंगी कि बहू ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है।
फिर शाम को जब शिवा आया तभी उसकी आवाज़ सुनकर वैशाली ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और तुरंत किचन में चली गई। तभी शिवा आया और कहने लगा, माँ, कहाँ पर हो आप? तो शिवा की आवाज़ सुनकर रमा जी अपने कमरे से बाहर आईं, पर उनसे पहले ही वैशाली किचन में से आई और शिवा से कहने लगी, अरे आ गए तुम। तुम्हें पता है, आज पूरे घर का काम करते करते पूरा दिन हो गया मुझे, और तुम्हारी माँ ने कमरे से उजक कर भी नहीं देखा कि बहू कैसी है। बस अपने कमरे में आराम फरमाती रहीं। इतनी देर में रमा जी आ गईं। उन्हें देखकर वैशाली किचन में चली गई। फिर रमा जी शिवा से कहने लगीं, बेटा, आ गया तू। अब तू अपने हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। फिर रमा जी किचन में गईं तो वहाँ वैशाली खड़ी हुई थी। उसने रमा जी से कहा, सुनो, आज जो कुछ भी हुआ ना, वह बात शिवा को बताई ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा देख लेना, समझी। फिर रमा जी शिवा को कुछ नहीं बताती। वह जब उसको खाना देने जाती है तभी वैशाली वहीं आकर खड़ी हो गई और रमा जी को घूरने लगी। फिर रमा जी शिवा से कुछ न कह पाईं। तभी शिवा पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आप परेशान सी लग रही हैं, कुछ बात है तो बताओ। तभी वैशाली रमा जी की तरफ घूरने लगी। फिर रमा जी ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो मेरे आज कमर में दर्द हो रहा था। तभी शिवा ने कहा, तो घर पर कमर दर्द की दवा थी, आप वैशाली से ले लेती, उसे खाकर आपकी कमर का दर्द एकदम सही हो जाएगा। तभी वैशाली बीच में बोलने लगी, माँ जी ने मुझसे कहा ही नहीं, नहीं तो मैं क्या उनको दवाई नहीं देती क्या? एक बार मांग के तो देखती माँ जी। फिर रमा जी कुछ न कह पाईं। तभी शिवा बोला, वैशाली, तुम्हें तो पता नहीं चला कि माँ की कमर में दर्द है? तुम तो पूरे दिन साथ में ही होंगी ना, फिर भी पता नहीं चला तुम्हें? तो वैशाली बोली, मुझे कैसे पता चलता, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। फिर शिवा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो दवाई ले आओ माँ के लिए। फिर वैशाली अपने कमरे में दवाई लेने गई। तभी रमा जी ने कहा, बेटा, मैंने बहू से कहा था कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे कमर की दवा दे दे, पर उसने यह कह दिया कि मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो मेरे पास आई हो। मेरी हालत घर का काम करते करते बहुत ख़राब हो गई। फिर मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई और फिर रात का खाना भी बनाया। फिर रमा जी ने वैशाली की सारी बातें बताईं जो उसने रमा जी से कहा था। तभी शिवा ने कहा, क्या माँ, उसने आपके साथ ऐसा किया और आप घर का सारा काम आपने ही किया था? रुको, मैं अभी उसे बताता हूँ। तभी दवाई लेकर वैशाली आ गई और रमा जी से कहने लगी, लो माँ जी, दवाई, खाना खाने के बाद दवाई खा लेना। तभी शिवा गुस्से में बोला, अब बंद करो अपना ये नाटक। अरे, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या किया है? तभी शिवा ने कहा, और कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैशाली तब घबराती हुई बोली, मैंने क्या किया है जो तुम मुझ पर बरस रहे हो? तो शिवा बोला, क्या किया? ये बोलो कि तुमने क्या क्या नहीं किया मेरी माँ के साथ। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगी। ये बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम ऐसा ही व्यवहार करती? क्या मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता तो तुम्हें अच्छा लगता? बताओ, तुमने मुझसे माँ के बारे में कितना कुछ कहा, फिर भी मैं सुनता रहा, पर तुमने तो मेरी माँ को ही नहीं छोड़ा। जो कहना था मुझसे कह लेती, मेरी माँ से कहने की क्या ज़रूरत थी? पर तुमने तो हदें पार कर दी। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें इतना सिर पर चढ़ा लिया कि तुम मेरी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती रहीं और मुझे पता भी न चला। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी क्योंकि शिवा
अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ को बहुत सारी मुश्किलों से जूझते हुए देखा था। यहाँ तक कि शिवा की माँ अभी तक गांव में भी केवल उसकी खुशी के लिए ही थी। जब उसके पिताजी की मौत हुई, तब शिवा ने अपनी माँ को कहा भी था कि माँ, आप हमारे साथ चलकर शहर में रहो। लेकिन रमा जी ने तब भी अपने बेटे को यही कहकर मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं गांव में ही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास जाकर वहाँ शहर में रहूँ और मेरे कारण तुम दोनों में कोई भी कलह कलेश हो। शिवा के कई बार समझाने पर भी उन्होंने उसे यह कह दिया कि जब मैं अकेले रह पाने में सक्षम नहीं रहूँगी तो मैं तुझे खुद बता दूँगी, तब तू मुझे लेने के लिए आ जाना। लेकिन तब तक मुझे यहीं अपने घर में रहने दे। और अब भी वह शहर में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी बहू की ज़रूरत के हिसाब से आई थी। लेकिन बहू को जब अपनी ही सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शिवा ने देखा तो भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। शिवा को इतना गुस्से में देखकर वैशाली के मुंह से आवाज़ भी न निकली। जब गुस्से में शिवा उसे घर से बाहर निकालने लगा तो रमा जी ही बीच में आईं और अपने बेटे को समझाने लगी कि घर की बात घर के अंदर ही रहे तो ही अच्छा है। बिना बात यूं दूसरों के सामने तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए अपनी माँ के समझाने पर शिवा भी शांत हो गया और वापस घर के अंदर चला गया। अपनी इतनी बदतमीज़ी के बाद भी अपनी सास को खुद के लिए बोलता देखा तो वैशाली को भी अपने ही आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा कि अपनी सास की छोटी छोटी बातों से उनसे चिढ़कर वह कितनी बदतमीज़ी कर रही थी उनके साथ। और वह हाथ जोड़कर शिवा से माफ़ी मांगने लगी। शिवा, मुझे माफ़ कर दो। अभी तक मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही थी, इसीलिए शायद मुझे माँ जी के हर काम में रोक टोक बर्दाश्त नहीं हुई और मेरा गुस्सा इस तरह से बाहर निकला। मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यह सब कहती हुई वैशाली रोए जा रही थी और रोती हुई बोली, शिवा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वह रमा जी के पैरों में गिर गई और उनसे कहने लगी, माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर रमा जी ने वैशाली को उठाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसीलिए मैंने तुझे माफ़ किया। तभी शिवा ने कहा, ये क्या कह रही हो माँ? इसने आपके साथ ऐसा किया और आप इसे माफ़ कर रही हैं? तभी रमा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसे माफ़ कर दे। फिर शिवा ने भी अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को माफ़ तो कर दिया, लेकिन साथ ही वह अपनी पत्नी पर नज़र भी रखनी शुरू कर दिया कि कहीं बातों में आकर अपनी माँ के साथ वह कुछ गलत न कर बैठे। और शिवा के कारण अब वैशाली भी अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात करने से भी कतरा रही थी, क्योंकि शिवा ने अपनी पत्नी को उसकी पहली गलती पर भी ऐसी सज़ा देने को कहा जिसे वैशाली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वैशाली अपनी सास के साथ कोई भी बदतमीज़ी करने से पहले 1000 बार सोचती है। और इसीलिए अब सब एक ही साथ, पूरा परिवार एक ही घर में बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।